गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी स्टडी में। शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर के सेशन की। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं पहले आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज जो भी हमें डिस्कस करना है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज इसकी घोषणा की है। तो कल इनकी ये बैठक चल रही थी, अगर आपने ये न्यूज़ में देखा होगा तो कल ये लाइव थी और इन्होंने जो पैकेज की घोषणा की है कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो पैकेज है 6,28,993 करोड़ रुपए का पैकेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 6,28,993 करोड़ रुपए का पैकेज कल कोविड-19 के लिए राहत पैकेज के रूप में जारी किया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इन्होंने कहाँ पर कितने पैसे दिए हैं। हालांकि हम सारी बातें तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला तो है कोविड-19 जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसके लिए इन्होंने 1.1 लाख करोड़ रुपए जो यहाँ पर ऋण गारंटी योजना के तौर पर देने की बात कही है। फिर आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त रूप से 1.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर देने की बात की है। और फिर आप देखिए कि ये जो 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक, गाइड और यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता देने की बात की है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पर्यटन तो इस समय बंद चल रहा है, तो इन लोगों की जो पर्यटक नहीं आ रहे हैं, तो ये जो गाइड हैं, जो भी पंजीकृत हैं, पर्यटन हितधारक हैं, इन लोगों को लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इनको वित्तीय सहायता पहुंचाने की बात यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं तो पहले 5 लाख पर्यटकों को 1 माह का मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की बात की है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक के लिए कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो चलाई जा रही थी उसका विस्तार 31 मार्च 2022 तक के लिए कर दिया गया है। आगे है कि रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी डीएपी और पी&के उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रुपए देने की बात की है। तो ये जो कुल आवंटन किया है उसमें से बताया जा रहा है कि कितना कहाँ पर किसको दिया गया है। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है ताकि सबको अन्न मुहैया कराया जा सके। तो यहाँ पर इसका विस्तार मई से नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न के लिए कर दिया है कि अब नवंबर 2021 तक जो भी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोग हैं उनको मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल, बाल चिकित्सा बिस्तरों पर जोर देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रुपए देने की यहाँ पर बात की है। इसके साथ साथ भारत नेट पी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड के लिए इन्होंने 19,041 करोड़ रुपए देने की बात की है। तो ये जो आंकड़े हैं छोटे छोटे, आपको इन्हें याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज़ के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है। फिर बात करते हैं बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना चलाई जा रही थी। इसके कार्यकाल का 2025-26 तक विस्तार कर दिया गया है। तो आप देखिए कि कुछ योजनाओं के कार्यकाल में विस्तार किया गया है, और जबकि इनके द्वारा कुछ योजनाओं को, या फिर बात करें कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके लिए पैसे को आवंटित किया गया है, तो यहाँ पर अलग से अनुदान किया गया है राहत पैकेज के नाम से, ताकि जो भी इस समय असुविधाएं लोगों को हो रही हैं उनसे निपटान किया जा सके। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कल ये बैठक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एपेडा ने दुबई को वर्मी अंगूर लेटेकू किस राज्य से निर्यात की है? तो एपेडा आपको पता है, ये जो है जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, इनका निर्यात करती है दूसरे देशों को। तो यहाँ पर दुबई को हमारे जो भारत का वर्मी अंगूर है, जिसे लेटेकू इस राज्य में कहा जाता है, उसको निर्यात किया है। तो ये जो है ये असम में पाया जाता है। इसको असम में असमिया भाषा में लेटेकू नाम से बुलाया जाता है। ये एक वर्मी अंगूर है, आपको ये याद रखना है। चर्चा में है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लेटेकू की एक खेप जिसमें विटामिन सी और आयरन होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें होता है। इसको असम के दरंग जिले के एक संग्रह केंद्र में सोर्स और पैक किया गया था। तो यहाँ से इसको भेजा गया है, कहाँ पर? दुबई भेजा गया है।
तो हवाई यात्रा के माध्यम से ये दुबई भेजा जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे जीआई टैग्स हुए या फिर खाद्यान्न पदार्थ हुए जिन्हें भेजा गया है, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो एपीडा ने असम से संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में लाल चावल की पहली खेप के निर्यात की सुविधा प्रदान की। लोहे से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद के उगाए जाते हैं, तो इसलिए ये हेल्दी भी हो जाते हैं। तो चावल की किस्म को यहाँ पर बाओ धान भी कहा जाता है, जो असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से आपको इनके बारे में भी याद रखना है। आगे हम बात करते हैं तो काजी नेमू असम का नींबू है जिसको जीआई टैग प्राप्त है। इसको लंदन भेजा गया है एपीडा के द्वारा। त्रिपुरा से कटहल को लंदन में भेजा गया है, निर्यात किया गया है कटहल का। हालांकि कटहल कोई जीआई टैग प्राप्त नहीं था, लेकिन यहाँ पर कटहल को भेजा गया है। उसके साथ साथ असम से लाल चावल भेजा गया है और असम से काजी नेमू जो कि जीआई टैग प्राप्त नींबू है, इसको भी भेजा गया है, लंदन भेजा गया है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लद्दाख में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा निर्मित कितने पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कल की न्यूज़ है। कल इनके द्वारा ये उद्घाटन का कार्यक्रम किया गया है। बीआरओ ने ये रोड्स या फिर ये पुल बनाए थे जिनके बारे में आप जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ को बोलते हैं। तो जितनी भी सीमाओं पर रोड बनती हैं या पुल बनती हैं, तो ये इसी के सहयोग से बनाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 63 पुल जो हैं ये राष्ट्र को समर्पित किए हैं। कल 63 पुल का उद्घाटन किया गया है श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अब इसके बारे में हमें डिटेल्स भी जाननी है। तो यहाँ पर पुलों का उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री ने लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर, लद्दाख के सांसद जिनको बोलते हैं श्री जामयांग तेसेरिंग नामग्याल, ये इनको आपने टीवी में बहुत देखा होगा, यंग एज के हैं, ये भी वहाँ पर उपस्थित थे। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, इसके साथ साथ डीजी बॉर्डर की उपस्थिति में ये काम किया गया है। तो यहाँ पर जब उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा था तो यहाँ पर इतने लोगों की उपस्थिति लद्दाख में थी। सड़कें जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, बीआरओ और नागरिक प्रशासन के अन्य वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर ये लोग उपस्थित थे, जिनके उसमें ये सारे के सारे कार्य किए गए थे और इनके सहयोग से ये सारे कार्य पूरे हो पाए हैं। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से राज्य यहाँ पर सम्मिलित थे। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के साथ और राज्य मंत्री यहाँ पर उपस्थित थे। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा, उत्तराखंड के सांसद श्री अजय टम्टा और मिजोरम के सांसद श्री सी लाल रोसंगा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने वस्तुतः इस कार्यक्रम में भाग लिया। क्योंकि हमने बात करी है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे ये जो पुल थे जिनका उद्घाटन किया गया है, तो आभासी तौर पर इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ पर जुड़े हुए थे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है क्योंकि ये लोग आभासी रूप से जुड़े हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और सिक्किम के मुख्यमंत्री, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की यहाँ पर बात की जा रही थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जहाँ से भी जो भी जुड़ सकता था तो वो वर्चुअली माध्यम से जुड़ा हुआ था। बाकी लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसके बारे में एक बार आप देखिए कि राजनाथ सिंह ने कल क्या किया है कि 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा जो पुल निर्मित किए गए हैं 63 पुल, उनका कल उद्घाटन किया है, उनको राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सही कथनों का आपको चयन करना है। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इनके बारे में आप पढ़िए कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 6 वर्ष पूरे होने पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरा कथन है कि इस योजना को 25 जून 2014 को शुरू किया गया था। और तीसरा कथन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा मिशन मोड में शुरू किया गया था। एक मिशन मोड के रूप में इसे शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपको सही कथन का चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर सही कथन हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये बिल्कुल सही बात है।
दूसरा कथन कह रहा है कि इस योजना को 25 जून 2014 को शुरू किया गया था। तो अगर आप 6 वर्ष काउंट करें तो 2014 नहीं बल्कि 2015 यहाँ पर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है क्योंकि इसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। और तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को आवास शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा मिशन मोड के रूप में लॉन्च किया गया था। तो मिशन मोड शब्द पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसे मिशन मोड के रूप में शुरू किया गया था। तो इसका जो सही कथन हो जाते हैं वो पहला और तीसरा सही हो जाता है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 4 जिलों को अफ्रीकी स्वाइन फीवर का केंद्र घोषित कर दिया है। कि मतलब आसपास के क्षेत्रों में जब भी या आसपास के किसी भी राज्य में जब भी स्वाइन फ्लू जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर बोला जाता है ये जब भी फैल रहा था, इसका रीज़न जो थे ये 4 जिले थे। तो ये जो राज्य बन जाता है ये बन जाता है मिज़ोरम। तो हाल ही में मिज़ोरम के ये जो 4 ज़िले हैं इनको अफ्रीकी स्वाइन फीवर का केंद्र घोषित कर दिया है। ये जो पिग्स होते हैं, पिग्स में होने वाली एक बीमारी है, एक बहुत ही घातक बीमारी जिसमें इनको धीरे धीरे संक्रमण होता है और बहुत तेज़ बुखार आता है। उस बुखार के साथ साथ में इनको ब्लड की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। रेड कलर के चकत्ते से शरीर पे पड़ जाते हैं और उसके बाद उनसे खून बाहर आने लगता है, रक्तस्राव होने लगता है और फिर एट लास्ट क्या होता है कि उस सूअर की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही घातक रोग है, इसीलिए कहा जाता है कि सूअर के मांस को बहुत ही ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी भी अफ्रीकी स्वाइन फीवर अगर उसमें हुआ या कोई भी स्वाइन फीवर हुआ तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो फिलहाल मिज़ोरम के जो 4 ज़िले हैं इनको अफ्रीकी स्वाइन फीवर के केंद्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा एक प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज करने का दावा किया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही पुरानी लगभग 146,000 वर्षों के पुरानी कुछ ऐसे ही था यहाँ पर आंकड़ा। तो बहुत ही पुरानी यहाँ पर एक मानव खोपड़ी का आप कह सकते हैं खोज की गई है। और ये खोपड़ी कहाँ पर खोजी गई है, तो ये चीन के द्वारा इस मानव खोपड़ी की खोज की गई है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि चीन ने इसे खोजा है तो क्या क्या इसके बारे में बताया है। इसको जो नाम दिया है इसको ड्रैगन मैन होमो लोंगी का नाम दिया गया है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि यही मानव का सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि नया पूर्वज बताया जा रहा है कि मानवों का जो सबसे नया पूर्वज है ये ड्रैगन मैन या होमो लोंगी है। इसको ये नाम दिया गया है और चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में लोंगजियांग या ड्रैगन नदी से लिया गया है। तो मतलब यहाँ के पास की ये घटना है। इस नदी का नाम आपको याद रखना है, इसी नदी के नाम पर इसका नाम ड्रैगन मैन पड़ा। और प्रांत भी आप देखिए लोंगजियांग प्रांत का नाम है तो हेलोंगजियांग प्रांत में, तो इसलिए होमो लोंगी इसका नाम रखा गया है। वैसे होमो सैपियंस को भी माना जाता है मानवों का पूर्वज, लेकिन यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि सबसे जो नया पूर्वज है वो इसे हम मान सकते हैं। इसी प्रांत में हार्बिन शहर भी स्थित है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। यहाँ पर चीन ने एक मानव खोपड़ी की अभी हाल ही में खोज की है, तो इन्हें यहाँ पर मिली है, ड्रैगन नदी से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। ये ऐसा करने वाला ऐसा देश इसलिए बन गया है कि यहाँ पर जो बच्चे टीवी देखते थे तो जाहिर सी बात है बच्चे दिन के समय ही टीवी देखेंगे, ज़्यादा सुबह भी उठकर टीवी नहीं देखते और रात में भी टीवी नहीं देखते हैं। तो इन्होंने दिन के समय में जो जंक फूड के एड्स आते हैं इनको बंद कर दिया है ताकि बच्चों में इनके प्रति जो रुझान है उसको कम किया जा सके और जो जंक फूड से होने वाली बीमारियां हैं उसको रोका जा सके। बिकॉज जंक फूड जो होता है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो ब्रिटेन ये देश बन गया है, ब्रिटेन ने यहाँ पर जंक फूड पे एक तरीके से बैन लगाने की पहल की है। तो यहाँ पर टीवी में दिन के समय में ये जंक फूड के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। IMF तो यहाँ पर इसकी बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यहाँ पर बात करिए, जिसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक के साथ में हुई थी 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान। और वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी। IMF जो कि वर्ल्ड में लोगों को फंडिंग करता है, लोगों को ऋण उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वो कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री है जिनको यहाँ की जो उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में इनको नामित
किया गया है। तो इनका नाम है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया इनका नाम है। योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो यही थे, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, जब योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में नीति आयोग बनाया गया था। तो जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे वो यही थे। इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं भारत में। इनको IMF ने अपने यहाँ उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्न में से किन शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये शहरों की एक लिस्ट आई है कि कौन सा शहर स्मार्ट है, जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, हर तरीके से, मतलब सफाई भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, पानी की आपूर्ति भी है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसी के आधार पर यहाँ पर 100 शहरों की लिस्ट जारी की गई है और यहाँ पर इन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो शहर है ये है इंदौर और सूरत। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और सूरत जो कि गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर ये दोनों जो शहर हैं इनको टॉप स्थान, मतलब प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की ये 100 शहरों की लिस्ट जारी की गई है। तो आपको याद रखना है, इंदौर आपको पता है कि स्वच्छता के मामले में अव्वल नंबर पर 4 साल से लगातार आ रहा है। तो ये शहर तो स्मार्ट है ही, साथ साथ सूरत भी अब शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन से बन गए हैं। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई किया और ये पहले भारतीय तैराक बन गए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भारतीय तैराक हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो इनका नाम है साजन प्रकाश। अब ये भारत का नेतृत्व करेंगे तैराकी में। तो टोक्यो ओलंपिक में फ़िलहाल होने जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक शुरू करने के लिए लोगों को बधाई दी थी। तो देखते हैं कि कब ये शुरुआत इनकी होती है और किसी भी प्रकार की कोई अशुभ घटना सुनने को ना आए, क्योंकि ये पिछले वर्ष से टाले जा रहे हैं। तो जो खिलाड़ी इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो अब उनके सब्र का बांध एक तरीके से कह देंगे, अगर यहाँ पर कैंसिल हुआ तो टूट सकता है। तो फिलहाल ये कैंसिल नहीं होने चाहिए और इनको कराया जा रहा है जापान के द्वारा। जापान टोक्यो में स्थित है। तो साजन प्रकाश जी भारतीय तैराक हैं जो तैराकी में पहली बार भारत का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चंस कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर किया करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। थैंक यू सो मच।